ये कहानी है सौरभ की, और ये कहानी उन्होंने लगभग 3 साल पहले मुझे सुनाई थी। नई नई जॉब लगी उनकी सरकारी महकमे में, ऑडिटर थे। उम्र होगी है कोई 25 साल। तो 25 साल की उम्र में एक सरकारी नौकरी मिल गई, वो भी काफ़ी अच्छी, ठीक ठाक पैसा है। घर वाले लड़कियां देखने शुरू कर रहे हैं। अब कह रहे भाई लड़का तो सरकारी नौकरी में है, लड़की भी हमें अच्छी चाहिए, घर भी अच्छा चाहिए। सही बताऊं तो कुछ डिमांड्स भी थी, समझ रहे हो ना कैसी वाली, कि इतना तो बनता है। लेकिन हमारे सौरभ भाई को इन सब से कोई मतलब नहीं था। सौरभ भाई को अपना काम वाकई में अच्छा लगता था, वो अच्छे ऑडिटर थे, कोई भी इरेगुलरिटी उनकी नजरों से बचती नहीं थी। तो जहां भी कुछ ना कुछ अजीब हो रहा होता, उनका डिपार्टमेंट उन्हें वहां भेज देता। सौरभ भाई का जो टैलेंट था वो उनका बेन बन गया। कैसे? कि उन्हें दूर दराज के गांव खेड़ों में भेज दिया जाता। तो ऐसी ही एक पोस्टिंग उनकी हुई जबलपुर डिस्ट्रिक्ट के किसी कस्बे में, जहां उनसे कहा गया कि वहां के म्युनिसिपैलिटी डिपार्टमेंट के ऑडिट करके आओ, क्योंकि वहां कुछ गड़बड़ लग रही है। सौरभ भाई को घूमने के साथ साथ फोटोग्राफी वगैरह का भी शौक था। उन्होंने कहा चलो यार अच्छी फोटोज खींचने को मिलेंगी कुछ। भैया जी ने सामान बांधा, ट्रेन में बैठे, पहुंच गए जबलपुर। जबलपुर से एक बस पकड़ी, आ गए उस कस्बे में। वहां पर ऑफिस गए, ऑफिस में बातें की, अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि जी मैं आ गया हूँ चार्ज लेने। तो इन्होंने कहा अब ये बता दीजिए मेरे रहने का जुगाड़ किधर है। तो ऑफिस में एक सबऑर्डिनेट इनके साथ गए, कुछ तंग सी छोटी सी गलियों में इन्हें ले गए, एक बहुत ही छोटा सा कमरा। और सौरभ भाई ठहरे अच्छे खासे घर के आदमी, उन्हें इसकी आदत कहाँ। बोले यार इसके अलावा कोई जगह है यहाँ? तो सबऑर्डिनेट का नाम था नीरज। उसने थोड़ा सा हिचकते हुए सौरभ भाई को बताया कि सर जी एक जगह तो है और काफी बड़ी भी है, बहुत अच्छी भी है, पर देख लो आप रह पाओगे वहां पर? सौरभ भाई ने सुना, उनका दिमाग खटका थोड़ा सा। बोले क्या मतलब? बोले ऐसे ही बस बोल दिया थोड़ा, क्योंकि ना ऑटो जाता है ना टेम्पो जाता है, सड़क पे खड़े रहना पड़ता है 15-15 20-20 मिनट किसी सवारी के लिए। सौरभ भाई बोले कोई नहीं तुम दिखाओ हमें, सरकारी जगह है तो दिखाओ अगर अवेलेबल है तो। नीरज ने कहा ठीक है सर चलो आप मेरे साथ। नीरज सौरभ भाई को लेकर चल दिए। इन लोगों ने एक रिक्शा किया, रिक्शा शहर के बाहर की तरफ चले जा रहा है। काफी दूर चल के रिक्शे वाला एक पगडंडी के पास जाके खड़ा हो गया। बोला साहब आ गए। सौरभ को तो आसपास कुछ नहीं दिख रहा है, सड़क दिख रही है, जंगल दिख रहा है। रिक्शे वाला बोला साहब हम नहीं जाएंगे अंदर। नीरज बोला ऐसी बातें मत करो भैया, हमें अंदर जाना है। तो रिक्शे वाला बोला आप नए आए हो क्या, आपको पता है ना अंदर नहीं जाते। सौरभ भाई ये सारी बातें सुन रहे हैं। नीरज ने उनकी तरफ देखा, बोले अरे अरे ये बकवास कर रहा है। वो लोग वहां रिक्शे से उतरे, रिक्शे वाले को पैसे दिए और पैदल पैदल उस पगडंडी पे चलने लगे। पगडंडी पे चलने के बाद सौरभ को दिखा एक आलीशान डाक बंगला। डाक बंगला पता है ना क्या होता है? अंग्रेजों के जमाने की इन्वेंशन है। पहले क्या होता था, जब वॉर होती थी तो जो मैसेंजर्स होते थे उनको रुकने के लिए और उनको जितनी भी पोस्ट आती थी उसे पटकने के लिए, सॉर्ट करने के लिए एक जगह बनाई जाती थी। ये पोस्ट ऑफिसेज नहीं होते थे, ये रेस्ट हाउसेज होते थे। तो ये आर्मी के टाइम के पोस्ट रेस्ट हाउस होते थे, तो इन्हें डाक बंगला कहा जाता था। और ये काफी बड़े होते थे, काफी बड़े बड़े खुले खुले कमरे होते थे इनमें, क्योंकि इनमें एक वक्त में करीब 20-20 लोग काम करते थे एक साथ। तो ये चीजें अंग्रेजों के जाने के बाद भी हमारे यहाँ रह गई। सौरभ भाई देखते हैं बड़ा सा आलीशान खूबसूरत डाक बंगला इनके सामने खड़ा है। नीरज भाई गए और सौरभ क्या देखते हैं कि डाक बंगले पे कोई ताला नहीं है। नीरज भाई ने बस कुंडी खोली और अंदर घुस गए। बोले आइए ना, आइए सर अंदर आइए। सौरभ भाई अंदर गए। डाक बंगला एकदम साफ सुथरा चमकदार, अंदर फर्नीचर है। नीरज भाई बोले कि देखो यहाँ पर आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, थोड़ा बहुत खाना रखा है, किचन है, किचन में खाना बनाने का जगह है, आपके पास बेडरूम है, वो बेडरूम दिखाता हूं। बेडरूम की तरफ लेके जाता है। दरवाजा खोला, अंदर एक बड़ा सा बढ़िया कंफर्टेबल दिखने वाला बेड। तो सौरभ भाई कह रहे हैं कि अगर ये जगह अवेलेबल थी तो ऑफिस मुझे उस दड़बे में क्यों भेज रहा था? सौरभ भाई बिस्तर पे बैठे। नीरज बोला अच्छा सर मैं चलता हूँ, वो रिक्शे वाला चला जाएगा, मैंने उसको रुकने को बोला था, कल सुबह ऑफिस में मिलते ही हम।
आप यहाँ से वापस पगडंडी पे जाएंगे, 15 या 20 मिनट के बाद आपको कोई ना कोई ऑटो या रिक्शा या टेम्पो मिल जाएगा जिसे पकड़ के आप ऑफिस आ सकते हो। इसके बाद नीरज वहां से तुरंत गायब हो गया, लेकिन सौरभ भाई को परवाह नहीं थी। सबसे पहले उन्होंने मेन डोर अंदर से बंद किया। वो हॉल में गए, मेन डोर बंद किया, अंदर से कुंडी लगाई और आकर बैठ गए। नहाए धोए, कपड़े बदले और आराम से अपने बिस्तर पर आकर लेट गए। किताबें पढ़ने का शौक था तो किताब पढ़ने लगे, साथ में लाए थे। अब कुछ अजीब सा हुआ। शाम के बज रहे होंगे 5, 5:30, अंधेरा होना शुरू हो गया है। सौरभ भाई बैठे बैठे किताब पढ़ रहे हैं कि अचानक उनके बेडरूम के दरवाजे पे एक दस्तक होती है। सौरभ भाई किताब नीचे करते हैं, क्या उन्होंने सही सुना? बेडरूम के दरवाजे पे दस्तक हुई है फिर से। पर ये कैसे हो सकता है? घर में तो वो अकेले हैं और मेन गेट वो बंद करके आए थे। डाक बंगले के अंदर कौन है? इस बार की आवाज थोड़ी जोर से आई। सौरभ भाई उठे, दरवाजे का लॉक खोला और धीरे से दरवाजा खोला। दरवाजे के पार हॉल में वो देखते हैं एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। सफेद चमकदार कुर्ता पहना हुआ है, लंबी सी दाढ़ी है उसकी, और उसकी आंखों में पता नहीं क्या एक अजीब सी ताकत है, एक कशिश है उसकी आंखों में। उस बूढ़े की स्माइल में पता नहीं क्या है। और ये सब मिला जुला कर जब सौरभ भाई उसकी तरफ देख रहे हैं तो उन्हें लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। बूढ़ा सौरभ की तरफ देखता और बोला, सौरभ बेटा, आज हमारे यहाँ शादी है। ये घर जिसमें तुम रह रहे हो ये दरअसल हमारा बारात घर है। तो हम जानते हैं तुम अच्छे लड़के हो, अच्छे घर से हो, तुम्हारे अब्बा को भी जानते हैं, लेकिन तुम्हें ये घर खाली करना पड़ेगा। सौरभ भाई चुपचाप उस आदमी की बात सुन रहे हैं, चुप खड़े हैं। वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आदमी क्या बोल रहा है। कि इतने में वो आदमी बोलता है, बेटा अभी खाली करना पड़ेगा, अभी मेरी बेटी की शादी हो रही है। सौरभ भाई ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी दूर दरवाजे से हटकर खड़े हो वो प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि हुआ क्या है उनके साथ, उन्होंने क्या सुना है, क्या देखा है। कि इतने में दरवाजे पे इस बार कोई जोर से बाहर से बजा रहा है। क्या कर सकते हैं? सौरभ भाई दरवाजे पे गए, वापस दरवाजा खुला। इस बार उस बूढ़े की आंखें थोड़ी सी लाल थी, शायद गुस्से में। वो बूढ़ा बोला, मैं तुम्हें प्यार से बोल रहा हूं, ये घर छोड़कर चले जाओ। शादी का माहौल है, मैं कोई बदतमीजी नहीं करना चाहता। सौरभ भाई हक्के बक्के खड़े हुए देख रहे हैं उस बूढ़े को। वो बूढ़ा जानबूझकर दरवाजे से थोड़ा साइड में हो जाता है कि निकलने की जगह दे दे। और वो होते ही सौरभ भाई सीधा अपने बेडरूम से निकले, हॉल में पहुंचे, डाक बंगले का मेन गेट खोला और बाहर भाग गए। अब अंधेरा हो चुका है और ये आदमी डाक बंगले के बाहर खड़ा है और इसके बाहर जाते ही वो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अब ये आदमी डाक बंगले के बाहर खड़ा है, एक अनजान शहर में, एक अनजान जगह पर। अंधेरा हो चुका है। तब सौरभ को ध्यान आता है कि इनका सारा सामान तो अभी भी बेडरूम में पड़ा है और ये कच्छे और टी शर्ट में बाहर खड़े हैं। अब जाए भी तो जाए कैसे? काफी देर तक सोचने के बाद, समझने के बाद थोड़ी सी हिम्मत जुटाते हैं और जाकर ये धीमे से डाक बंगले का दरवाजा खोलते हैं। और ये क्या देखते हैं? अंदर शादी का माहौल है, लोग हैं, बच्चे हैं, सजावट हुई पड़ी है, ढोलकें बज रही हैं, खाने पीने का सामान चल रहा है, बच्चे चिल्लाते हुए एक दूसरे के साथ खेलते हुए भाग रहे हैं, लोग गाने गा रहे हैं, सबने इतने खूबसूरत कपड़े पहन रखे हैं और ये आदमी कच्छे और टी शर्ट में वहां घुसता है, नंगे पैर। अचानक से सारी आवाजें बंद हो जाती हैं और सब सौरभ को घूरने लगते हैं। सौरभ भाई बीच हॉल में खड़े हुए हैं शादी के इस माहौल में और उन्हें समझ नहीं आ रहा ये सारे लोग अचानक से कहां से गए। कि इतने में वही आवाज पीछे से आती है, तुम फिर आ गए। पलट के देखते हैं वही बुढ़े अंकल खड़े हैं, काफी गुस्सा लग रहे हैं। सौरभ भाई ने वही हाथ जोड़े, बाबूजी मुझे बस सामान लेने दीजिए अपना, मैं चला जाऊंगा यहाँ से, मुझे बस अपना सामान लेने दीजिए। बुढ़ा चुपचाप घूरता रहा, लेकिन शायद उसके उस खामोशी में उसकी इजाजत थी। सौरभ भाई भागकर अपने बेडरूम में गए, वहां पे 3-4 बच्चे बैठे थे, वो बच्चे डर के कमरे से भाग गए। सौरभ भाई ने उस बात पे ध्यान नहीं दिया, अपना सूटकेस उठाया, अपने जो कपड़े सूख रहे थे वो उठाए और उसी हालत में घर से बाहर भाग गए। पगडंडी से चलते चलते वापस वो सड़क पे पहुंचे। आधा घंटा इंतजार करने के बाद एक टेम्पो दिखा जिसे पकड़ के वो ऑफिस की तरफ गए।
ऑफिस में तो कोई नहीं था, लेकिन उन्होंने फिर उसी टेम्पो को बोला कि आप कहीं और चलो, और वो उसी पुराने दड़बे जैसे घर में पहुंचे जो सुबह उन्हें दिखाया गया था। वहां जाकर अपना सामान उन्होंने वहां जमाया और वहां रहने लगे। अगले दिन वो ऑफिस पहुंचते हैं और उनकी आंखें ढूंढ रही हैं नीरज को, कि नीरज आज मुझे मिले। लेकिन नीरज पूरे ऑफिस में कहीं है ही नहीं। वो ढूंढे जा रहे हैं कि नीरज कहाँ है। और जब वो नीरज की पूछताछ करते हैं तो उन्हें बड़ा एक मजेदार फैक्ट पता पड़ता है। उन्हें पता पड़ता है कि नीरज को दरअसल 2 दिन पहले ही सस्पेंड कर दिया गया था, क्योंकि उसके खर्चे में काफी इरेगुलरिटीज दिखी थी। और नीरज चाहता था कि जो नया ऑडिटर आएगा वो और ऑडिट ना कर पाए, क्योंकि उससे नीरज के ऊपर इंक्वायरी बैठने वाली थी। और जब हमारे सौरभ भाई ने ऑडिट किया तो ये बातें सारी निकल कर आई कि नीरज ने उस ऑफिस में बहुत झोल कर रखे थे। इसके बाद वही हुआ, नीरज के ऊपर इंक्वायरी बैठी और उसके ऊपर कुछ केसेस भी चले। तो ये नीरज का प्लान था एक तरह से सौरभ भाई को लाइन से हटाने का। लेकिन शायद ये कहिए कि सौरभ भाई के पिताजी काफी अच्छे आदमी थे और वो बड़े मियाँ किसी तरह उनको जानते थे, इसीलिए उन्होंने सौरभ भाई की जिंदगी बख्श दी। और सौरभ भाई ने अपना ऑडिट किया, उसी दड़बे जैसी बिल्डिंग में रहे और उसके बाद वो वहां से निकल लिए।